Hello student, today I want to tell you something about the concept of government budget. As we all know that the budget is prepared in India by the central government and it is prepared by finance minister of India. तो ऑलमोस्ट हमारा जो एनुअल बजट होता है वो अप्रूवल होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के बोथ साइड्स होते हैं वो उसको अप्रूव्ड करते हैं। और ये बजट्स जो होता है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है गवर्नमेंट की ओवर द पास्ट 1 ईयर एंड ओवर द नेक्स्ट बिकमिंग 1 ईयर। तो इसमें 2 ईयर्स जो होते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड किया जाता है। इसमें सारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है जो पास्ट ईयर जो हमारा निकल चुका है उसकी, और इनकमिंग ईयर में गवर्नमेंट क्या क्या प्रोविज़न करेगी और गवर्नमेंट की एटलीस्ट बजटिंग प्लानिंग क्या है, किस स्टाइल से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, किस स्टाइल से एक्सपेंडिचर्स की जो है वो प्लानिंग होगी। तो एज रिगार्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ मोर लाइक एज अ डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फोकस का पॉइंट्स होता है वो पास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था, एटलीस्ट उस पर इसका जो है वो फोकस होता है। इट इज़ फोकस प्लेस्ड largely on the other part of the budget describing programs and policies of the government for the next years। और सेकंड पार्ट में जो होता है इसमें नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, एटलीस्ट बजट में उन सब का डिस्क्रिप्शंस होता है। तो द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉन एज बजटरी पॉलिसी। तो जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है उनको हम बजटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एटलीस्ट इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। तो बजट में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में होता है कि गवर्नमेंट किस स्टाइल से काम करेगी, और उसको हम बजटरी पॉलिसीज़ भी कहते हैं और इसको फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है कि इसको बजटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट में जो है वो 2 एस्पेक्ट्स लिए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर और सेकंड है हमारा रेवेन्यू। ऑन द रेवेन्यू साइड्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट रेवेन्यू साइड में जो है गवर्नमेंट अपनी जितनी भी एक्सेप्टेड रिसिप्ट्स जो होती है कि इनकमिंग ईयर में कितनी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होगी उनको शो किया जाता है। और एक्सपेंडिचर साइड में जो होते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को शो किया जाता है कि इट मे बी पॉसिबल कि इतने एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, रेवेन्यू में इतनी इनकम हो सकती है इनकमिंग ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, और एक्सपेंडिचर में इतने एक्सपेंडिचर जो हो सकते हैं। इट इज़ मैनेजिंग बाय बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों को जो है वो एटलीस्ट एक मैनेज किया जाता है कि किस स्टाइल से रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। तो द गवर्नमेंट बजट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर। तो रियल में जो बजट होगा वो हमारे एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का एक परफॉर्मा होगा दैट रिवेल्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड अचीव ट्विन ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। और इसके मेन जो होते हैं वो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड सेकंड इज स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी ग्रोथ हो। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज़ जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कि हमारी कंट्री की जो है जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना गवर्नमेंट बजट का मेन जो है अचीवमेंट जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसको 2 टाइप्स से अचीव किया जाता है। फर्स्ट है मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो है कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो करे, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करके, एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर करके कि उनको टैक्स में रिबेट दे, सब्सिडीज़ दे, तो वो भी एटलीस्ट करे। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ को अचीव करना या इंक्रीज़ करना, ये होता है। सेकंड होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं एटलीस्ट उसको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच एरिया ऑफ प्रोडक्शंस मे बी नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर, कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ से सोशल वेलफेयर जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है, जहाँ जिन सेक्टर्स में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है प्राइवेट सेक्टर उन्हीं में एंटर करता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर उन सेक्टर में एंटर करता है जहाँ प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है बट सोशल वेलफेयर जो है वो
पॉसिबल हो सकता है। तो द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डायरेक्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन मैनर सच दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन गोल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो हमारे जो 2 गोल्स हैं, फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और सेकंड है हमारा सोशल वेलफेयर का, तो हम इन गोल को जो है वो अचीव कर सके, ये हमारी गवर्नमेंट का जो है वो मेन अचीव होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच आर इंजीरियस फॉर हेल्थ इज़ डिस्करेज। तो ऐसे प्रोडक्शंस जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं उनको गवर्नमेंट इनकरेज करती है, डिस्करेज करती है थ्रू हैवी टैक्सेशंस। उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। और अदर हैंड जो होता है, जो प्रोडक्शन होते हैं जिनसे सोशली यूज़फुल होते हैं, जिनसे वेलफेयर इंक्रीज़ होता है, एटलीस्ट गवर्नमेंट उन पर जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न फॉर पब्लिक गुड्स। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलो द इनफ प्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक गुड्स। डिमांड और सप्लाई का इतना फोर्स होता है कि पब्लिक गुड्स जो है वो इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाया जाता है। दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपुल। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पब्लिक की जो है कलेक्टिव नीड्स को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है हमारा लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो बजटरी पॉलिसी में इस स्टाइल से फंड को एलोकेट किया जाता है कि पीपुल भी सेटिस्फाई हो। तो प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स में लॉ, ऑर्डर और डिफेंस ये आते हैं, इन पे भी जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है ताकि पॉपुलेशन सेटिस्फाई रह सके। उसके बाद है रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, comprehensive exercise of taxation and subsidies, गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। इसके लिए गवर्नमेंट 2 टाइप्स के यूज़ करती है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। टैक्सेशन जो होता है वो इम्पोज किया जाता है और सब्सिडी एलोकेट की जाती है। तो इस स्टाइल से एक इनइक्वलिटी जो है वो हमारे यहाँ मेंटेन की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज़ अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस, कि जो एलिजिबल है, जिस पर्सन जो कैपेबल है, जिसके पास वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन है, एटलीस्ट उस पर टैक्स इम्पोज किए जाते हैं और वेल्थ कलेक्ट की जाती है। और जो पुअर पीपल है जिनके पास नहीं है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है। तो इस स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इम्पोजिंग टैक्स रिचर सेक्शन पर किया जाता है और सब्सिडी जो है वो पुअर सेक्शंस को दी जाती है ताकि उनकी भी जो है लो प्राइस पर उनको जो है वो फूड ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं और सब्सिडी दी जाती है ताकि वो भी इक्वल आ सके। उसके बाद है बैलेंस रीजनल ग्रोथ की। कंट्री के कुछ एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, कुछ बहुत बैकवर्ड होते हैं। तो इस स्टाइल से एक रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है वो कंट्री में अवेलेबल रहती है। तो हमारी बजटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, तो इन बैकवर्ड एरिया पे जो है वो बजट में प्रोविज़न हाई टू हाई हो, और जो फास्ट फॉरवर्ड एरिया है एटलीस्ट उन पर जो है वो प्रोविज़न लोअर टू लोअर हो ताकि बैकवर्ड एरिया भी फास्ट फॉरवर्ड एरिया के जो इक्वल आ सके। और ऐसे एरिया जो बैकवर्ड है उनमें सीज जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उनमें भी उनको सब्सिडीज़ और अलग जो फैसिलिटीज़ जो है वो एक्स्ट्रा में अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंट्री में जो है वो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बजटरी पॉलिसी में इस पर भी फोकस किया जाता है। और नरेगा जो है हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें भी पुअर सेक्शंस को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमारी कंट्री में की गवर्नमेंट ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमिक फ्रॉम द बिजनेस साइकिल्स, की हमारी कंट्री में जो बिजनेस साइकिल होते हैं, अप्स एंड बूम्स, क्राइसिस और ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारी कंट्री को उन सिचुएशन से जो है वो बचाना, ये हमारी गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो बजट इसमें इस स्टाइल से यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है करेक्शन का सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, की कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम बजट जो है उसका यूज़ करते हैं। और इससे जो है गवर्नमेंट ट्राइज़ टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और गवर्नमेंट इस स्टाइल से बजट के थ्रू ये कोशिश करती है कि जो है वो स्टेबिलिटी का जो टारगेट है एटलीस्ट उसको अचीव किया जा सके। और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इस मैनर में जो है मैनेज करती है कि जो ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ है एटलीस्ट वो इंक्रीज़ हो और इन्फ्लेशनरी जो डिफ्लेशनरी जो प्रेशर है वो एलिमिनेटेड हो जाए, कि हमारी कंट्री पर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो प्रेशर है उनको जो है वो बजट के थ्रू कंट्रोल किया जा सके।
तो ये था हमारे बजट के ऑब्जेक्टिव। अब हमारे बजट के इंस्ट्रूमेंट, तो 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स में एटलीस्ट उन एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स जो है वो इंक्लूड की जाती है जो कंट्री को इनकमिंग ईयर में एटलीस्ट जो है वो कंट्री कलेक्ट कर सकती है डिफरेंट सोर्सेज से। बजट रिसिप्ट्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होता है एटलीस्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स दोज मनी रिसिप्ट्स होते हैं जिसमें एक तो डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज़ एंड डू नॉट कॉजेज एनी रिडक्शंस। हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट जो इनकम जनरेट करती है उस पर गवर्नमेंट की किसी स्टाइल की कोई भी लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट पे क्रिएट नहीं होती हैं और किसी स्टाइल्स की कोई एसेट्स में रिडक्शंस भी नहीं आता है इस स्टाइल की इनकम के थ्रू जो है वो कलेक्ट करने के लिए। तो दोज मनी रिसिप्ट्स डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज डू नॉट लीड द रिडक्शन इन एसेट्स। तो ना तो एसेट्स में रिडक्शंस होता है और ना ही किसी स्टाइल की कोई लाइबिलिटीज़ जनरेट होती है। तो टैक्स जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो होता है कि रियल में किस स्टाइल से वेल्थ को कलेक्ट कर सकती है। टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट, टैक्स में डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी एक्सेट्रा। और नॉन रिसिप्ट्स जो होता है वो फीस है, फाइन है, इजेट्स है, स्पेशल असेसमेंट्स है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस और इनकम ऑफ सेल ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो ये हमारे होते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट और ये होती है हमारी टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट्स जो होता है ऑलमोस्ट वो रिसिप्ट्स होती है जो एक कंपलसरी पेमेंट होता है कि वो कंपलसरी पेमेंट है और हाउस होल्ड्स को एटलीस्ट इंस्टीट्यूशंस, यूनिट्स जो भी है, बिजनेसमैन्स, एटलीस्ट उनको गवर्नमेंट को इसमें देना ही पड़ता है। टैक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स विच इज़ इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन इनकम एज वेल एज आवर इनकम विल इंक्रीज द टैक्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। किसमें इनकम के बढ़ते ही टैक्स की रेट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। रिग्रेसिव टैक्स जो होता है, टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट इज कॉजेज द ग्रेटर रियल बर्डन टू द पुअर रिचर सेक्शंस। इसमें जो होता है आपकी इनकम जैसे 1 लाख रुपीज़ है तो 10% देना है और स्टिल हैज़ बैलेंस ऑफ 90,000 पर मंथ, बट अ पर्सन विथ 5,000 हैज़ मंथली इनकम इज़ पे टू द 10% इनकम। कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की भी इनकम है तो भी आपको 10% देना है और आपकी 5,000 की भी इनकम है तो भी आपको 10% एटलीस्ट देना ही है। तो इसकी जो बर्डन्स होती है वो उसकी शिफ्टिंग जो होती है वो पुअर सेक्शन पे ज़्यादा होती है जबकि इसकी बर्डन जो होती है वो रिचर सेक्शंस पे ज़्यादा होती है। इसमें हमारी कंट्री में कुछ तो एग्जेम्पशंस होते हैं कि 2 to 3 lakhs जो होते हैं, बिटवीन 2 to 3 lakhs फ्री होते हैं और उसके बाद 5%, 10% जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है टैक्स की रेट भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। वैल्यू एडेड और वेट टैक्स जो है वो टैक्स होता है एक इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। वैल्यू एडेड एंड वेरियस स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये प्रोडक्शन की वेरियस स्टेज पे इम्पोज किया जाता है और ये जो होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपके आउटपुट की वैल्यू क्या और आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्या थी उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस होता है। जीएसटी जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। स्पेसिफिक टैक्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइज़, पर्पस, वेट और उसके बाद जो लिमिटेशंस आप क्रॉस करते हो एटलीस्ट उस पर लगाए जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये टैक्स के मेन फीचर्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर इम्पोज किए जाते हैं एटलीस्ट उसी को इसकी बर्डन जो होती है वो बेयर करनी पड़ती है। इसकी बर्डन की शिफ्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो इसका एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसकी बर्डन की शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकती है। एटलीस्ट गवर्नमेंट इम्पोज तो 1% पर ही करती है बट वो कैपेबल हो पाता है उसकी शिफ्टिंग करने के लिए, उसकी बर्डन को आगे शिफ्ट करने के लिए। तो जीएसटी जो है वो इसका बेटर एग्जांपल है कि जीएसटी को हम आगे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? तो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स फाइनली पेड बाय द पर्सन हुम इज़ लीगली इम्पोज, जिस पर लीगली इम्पोज किए जाते हैं उसी के थ्रू दिए जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं जिस पर्सनस के थ्रू पेड किए जाते हैं
वो उसकी शिफ्टिंग जो है वो आगे से आगे करता रहता है। तो बर्डन जो डायरेक्ट टैक्स का होता है वो कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसकी बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बर्डन इजीली शिफ्ट हो जाती है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जनरली रिग्रेसिव होते हैं। तो इन दोनों के एग्जाम्पल दिया जाता है, इनकम टैक्स और जीएसटी जो है वो इनका एक बेटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कि अब हमारी रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो होती है वो किस स्टाइल की होती है। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट में सबसे पहले हम फ़ी को लेते हैं। फ़ी जो है एक पेमेंट होता है गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज एटलीस्ट हम कंज्यूम करते हैं, एटलीस्ट उसके लिए हम गवर्नमेंट को पे भी करते हैं। जैसे लीगल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, बर्थ और डेथ का हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, एटलीस्ट ये गवर्नमेंट की सर्विसेज। फीस नॉट ए पेमेंट ऑफ कमर्शियल सर्विसेज, ये कमर्शियल सर्विसेज के लिए नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट की जो हम सर्विस यूज़ करते हैं एटलीस्ट उसी के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फाइन्स। तो फाइन्स वो पेमेंट है जो हम लॉ और ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, तो उन लॉ और ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए जो है गवर्नमेंट को हमें फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना नहीं होता है, बल्कि पीपल को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना और एक रेस्पेक्टफुल फॉर्म में लॉ का ऑर्डर करना जो है वो सिखाया जाता है। एस्टेट्स जो होते हैं वो नॉर्मली वो होते हैं कि वो इनकम है स्टेट की अराइजेज आउट ऑफ द विच अराइजेज आउट द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिना उत्तराधिकारी को छोड़े ही कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो छोड़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट, उनका कोई क्लेम ही नहीं होता उन पर, तो गवर्नमेंट ऐसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है और उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो एस्टेट कहलाती है। स्पेशल असेसमेंट जो होता है ये भी गवर्नमेंट के एक रेवेन्यू का होता है। पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ऑनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ हुज वैल्यू इज़ एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी में किसी स्टाइल की इनकम जनरेट हो जाती है, वैल्यू जनरेट हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसे पर्सन से एक स्पेशल असेसमेंट भी ले लेती है कि किसी मार्केट का बनना, शॉपिंग मॉल का, किसी भी चीज़ का ऐसा कंस्ट्रक्शन होना, रोड ऐसा कुछ मेंटेन करना कि जिससे उसके आसपास के प्लॉट्स की वैल्यू जनरेट हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों से कुछ असेसमेंट भी ले सकती है। पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है कि हमारे यहाँ बहुत से पब्लिक एंटरप्राइजेज चल रहे हैं, ऑयल के हैं, बिलाई, स्टील प्लांट्स, रेलवे, बहुत सी फैक्ट्रीज़ है गवर्नमेंट के, तो इनकी जो इनकम होती है एटलीस्ट वो भी गवर्नमेंट के इनकम का सोर्सेज होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेक्ट्रम से सेल कर देती है लाइक 2G 3G, तो इन स्पेक्ट्रम को सेल करने के बिहाफ से भी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलती है वो भी होता है। ग्रांट एंड डोनेशंस जो होता है आउटसाइड द कंट्री, अगर हमें किसी स्टाइल की ग्रांट और डोनेशंस नेचुरल क्लेमिटीज़ के टाइम्स जो है गवर्नमेंट का अवेलेबल होती है, तो एटलीस्ट वो सब रिसिप्ट में आती है। तो ये सब सारी जो थी वो गवर्नमेंट की रिसिप्ट थी। अब होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में इन्वॉल्व की जाती थी कि ऐसी रिसिप्ट किसी स्टाइल की कोई भी बर्डन रिड्यूस नहीं, हमारी एसेट्स को रिड्यूस नहीं करती है, लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करती है। अब आता है कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच क्रिएट लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, एटलीस्ट एक तो ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट करती है और दीज रिसिप्ट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और ऐसी रिसिप्ट से गवर्नमेंट की जो है वो एसेट्स भी रिड्यूस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है सेलिंग द शेयर ऑफ एयर इंडिया, कि एयर इंडिया के शेयर को अगर सेल किया जाए तो उससे इनकम ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसी इनकम गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर सकती है। देन कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच जनरेट लीगल लाइबिलिटीज़, क्रिएट लाइबिलिटीज़ एंड कॉजेज द रिडक्शन इन द एसेट्स, एसेट्स भी रिड्यूस हो जाती है और लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट होती है। तो रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग ऑफ द अदर लाइबिलिटीज़ एंड अदर रिसिप्ट्स, ये 3 टाइप्स की जो होती है ये कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। रिकवरी ऑफ लोन, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर द लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉप विदाउट फाइनेंशियल क्राइसिस, की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, अब इन लोन की गवर्नमेंट वापस रिकवरी कर रही है। तो गवर्नमेंट ने तो लोन ले लिए, रिकवरी हो गई, लेकिन when these loans are recovered assets of the government are reduced according these classified the capital, गवर्नमेंट की एसेट्स इसलिए रिड्यूस होगी कि स्टेट अब जो है वो वेल मैनर में फंक्शंस नहीं कर पाएगा और ग्रोथ रेट में कहीं ना कहीं उस स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशंस लोअर हो जाएगा। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज विच लैंडिंग क्रिएट एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। पब्लिक से हो सकती है, रिजर्व बैंक से हो सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो सकती है।
पब्लिक लोन दे दे, रिजर्व बैंक दे दे या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे दे, कहीं से भी अगर हमें लोन लिया जाता है तो लोन अपने आप में ही एक तरीके की लाइबिलिटीज़ होती है। अदर रिसिप्ट्स होती है कि डिसइन्वेस्टमेंट की, पब्लिक गवर्नमेंट किसी एंटरप्राइजेस के शेयर को हमने सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर्स को, तो एटलीस्ट उससे भी जो इनकम जनरेट होती है एटलीस्ट वो इनकम भी हमारी कैपिटल इनकम, कैपिटल रेवेन्यू में इंक्लूड की जाती है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? तो सबसे पहला तो इनका मीनिंग का ही है कि डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटीज़ एंड डू नॉट रिड्यूस, क्रिएट लाइबिलिटीज़ एंड रिड्यूस एसेट्स। उसके बाद डू नॉट लीव एनी बर्डन टू द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन पे किसी स्टाइल की कोई बर्डन नहीं होती है। बट कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफन लीव बर्डन टू द फ्यूचर जनरेशन, बट इसकी जो फ्यूचर जनरेशन पे हो सकता है वो बर्डन शिफ्ट होती है। हाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स पॉइंट ऑफ द साउंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, जितना हाई होगा उतनी अच्छी साउंड सिचुएशन होगी, और अगर ये हाई हुई तो हमारी गवर्नमेंट की पुअर फाइनेंशियल जो है सिचुएशंस को, कंडीशंस को जो शो करेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बजटरी रेवेन्यू। नेक्स्ट पोर्शंस में जो है वो मैं बजट एक्सपेंडिचर उसको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।